वेलकम बैक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो सिलसिला है वैसे तो ये मंगल को होता है, लेकिन ये मसरूफियात की वजह से एडवोकेट सुहेल साहब और सलमान राजा साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने कहा कि इस सिलसिले को आज रखते हैं क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी इस्लाह की जाए। तो सबसे पहले मैं सुहेल भाई को खुश आमदीद कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद है सलमान राजा भाई, जिनके लिए सवालात भी आए हैं थ्रू आउट द वे फिटनेस के, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे आज। लेकिन मैं सवाल ये करूँगा कि जिन लोगों ने पूछा है कि हमारी बॉडी शेप में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम जुम्मे वाला सेशन दोबारा इनसे टाइम लेकर करें। इस वीक नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वीक 8 मुहर्रम अल हराम है, तो हम उन चीज़ों को कैटर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक से अगर ये वेकेशंस पर गए हुए तो फिर उसके अगले वीक होगा। जो भी चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वैसे अब छुट्टियों पर कब जा रहे हैं ये भी बता दें मुझे। 16 तारीख से, तो हमारे पास होगा टाइम, हम बीच में हम कर सकते हैं क्योंकि सवालात ही आए हैं लोगों के। फिर सुहेल भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपकी वजह से काफ़ी लोगों ने जिम शुरू कर दिया प्रॉपरली। अच्छा, वो उनको कोई हैज़ल नहीं है, तो कोई शर्म नहीं है कि मैं 2 किलो उठा रहा हूँ। आप वाली बात के मैसेजेस ये आए हैं। इतनी खूबसूरत बिल्ड वाला बंदा जब कहता है कि मैं 4 किलो भी उठा लेता हूँ वेट, मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, तो फिर हम तो बिल्कुल ही जूनियर हैं या बिल्कुल ही स्टार्टर वाले हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये वाली बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको वो करेज दिया कि लोग आपकी बात सुनते हैं टूवर्ड्स टू बॉडी। और अगर बॉडी बनती है वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन उसका भी क्रेडिट हमारे सलमान भाई को जाता है कि जब आप अच्छा फील करते हो तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करता है। अच्छा जी, सुहेल भाई की तरफ आते हैं। सुहेल भाई, आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? इस पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जब दो मतलब मैच हो रहा होता है लड़का लड़की का, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। ठीक है, ये सवाल अभी हम ऑफ एयर भी कर रहे थे कि ये लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें लोगों का अमूमन दोनों ही तरफ, लड़की वाले अपनी जगह परेशान होते हैं, लड़के वाले अपनी जगह परेशान होते हैं। तो किस तरह ये जांचें कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। इसमें जो हमारे यहाँ मंगनी का सिस्टम रखा गया हुआ था सोसाइटी में, बेसिकली मंगनी की इसलिए जाती थी कि ये देखा जाए कि मंगनी के दौरान, क्योंकि फिर घर में आना जाना ज़्यादा हो जाता है। रिश्ते में प्रॉब्लम ये होती है, आप एक दफ़ा रिश्ता लेके जाते हैं तो उस दिन तो सब वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल। उस दिन घर की सिचुएशन आपको पता लग सकती है ना, ये पता लग सकता है लड़की कैसी है। तो मंगनी कर दी जाती थी या बात पक्की कर दी जाती थी। उसके बाद शादी का कोई टाइम रखा जाता था और उसका मेन पर्पज़ यही होता था कि लड़की वाले लड़के वालों के घर, लड़के वाले लड़की वालों के घर ऑफ एंड ऑन आए जाएं और एक दूसरे को पहचानें और उस घर की चीज़ों को समझें। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है, आज के दौर में हमारे साथ भी ये हो चुका है और ये हो रहा है कि आज मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज जो मेरे बेटे को अवेलेबल हैं वो मुझे मेरी जवानी में नहीं रही हैं। ऐसा ही है। मेरे पास बिगड़ने के वो वसाइल नहीं थे जो आज बिगड़ने के हैं। अच्छा, आज हर यंग लड़की, हर यंग लड़के का एक्सेस इंटरनेट पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप कितना ही उसके ऊपर जो है वो कंट्रोलिंग कर लें, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड चीज़ें हैं। कोई अगर पेरेंटल गाइडेंस भी दी होती है, पेरेंटल कंट्रोल्स भी दिए होते हैं और लोग कहते हैं हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है नहीं होता। अच्छा सुहेल भाई, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, शायद मैं गलत भी हूँ, तो मैं इस्लाह के लिए भी अपनी चाहूँगा कि अगर हम सलमान भाई को, क्योंकि हम विक्टिम बेचारे सलमान भाई को बनाते हैं, कुछ कहते हैं सलमान भाई के लिए, अगर इनकी फैमिली ने इनको कुछ भी इनके बचपन में, क्योंकि ही इज़ माशाल्लाह 30+, ऐसे ही है ना, हम एक्चुअल एज पे नहीं जाते लेकिन 30+ है। 30 साल पहले की बात नहीं, हम तो 25 साल पहले की बात हम करते हैं इनसे, ठीक है। 25 साल पहले इनको इनके घर पे अगर माशाल्लाह आज ये एक बिजनेस को ऑन करे सब कुछ, तो फैमिली इनकी एक स्टेबल फैमिली होगी। वो फैमिली नहीं है कि जो छतों पर कहते हैं ना पत्थर लगाकर या पैचेस लगाकर रहे। ऐसे ही सलमान भाई, इनसे मैं कितने हद तक सही हूँ मुझे बताइएगा कि पहले माँ बाप की नज़र होती थी और लोग इस चीज़ को अच्छा समझते थे। अब मुआशरा गलत करे, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, इंटरनेट साइड पर है, हमारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं, इतनी दकियानूसी सोच के। अब तो खुलेआम फ्रीडम मिलना चाहिए। ये पहले के माँ बाप, अगर आप इनके ज़माने में, कोई इतना पुराना बंदा तो ये भी नहीं ना, इंटरनेट वगैरह सब कुछ मौजूद था, सिर्फ ये था कि पीसी ज़्यादा यूज़ होते थे, मोबाइल्स कम यूज़ होते थे, लेकिन माँ बाप चेक एंड बैलेंस रखते थे। क्या कर रहे हो तो हमें आंसर देना होता था कि हम ये करें। ऐसे ही है सलमान भाई, आजकल जो है वो माँ बाप ने भी अपने फैशन के तौर पर चीज़ों को छोड़ दिया कि मैं क्यों, भाई आप डंडा उठाएं। जिस घर के, अगर सलमान भाई या आप यहाँ पर कामयाब हैं तो मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपकी अम्मा के हाथ में डंडा था या नहीं था, बताएं। नहीं, बिल्कुल मेरी वालदा के हाथ में डंडा था और आज भी है।
सलमान भाई ऐसा ही है या नहीं है? बिल्कुल 100% ऐसा ही है, बिल्कुल। चीजें अहम हैं। तो ये मैं अब कितना तरबियत ये बैठी है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बात ये है कि मेरी माँ है और वो आज ही जो भी बात कहती है मेरे लेकिन हक में ही यहाँ कहती है। बैठने के पीछे वो डंडा है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे घर में एक उसूल था जो हमारे वालिदैन ने बनाया था कि मगरिब के बाद आपको बाहर जाना अलाउ नहीं है। जब हम यंग एडोलेसेंस एज में थे, 16-17 आप भी साल तो के। जोश गरम खून था, जिसको हम आज की जुबान में कहते हैं, जोश था, जज्बा था, लेकिन पता था ना अगर से डंडा पड़ जाएगा सर पे। तो ये वो उसूल जो हमें जिन्होंने डिसिप्लिन किया, तो वो आज करेक्टर की शक्ल में सामने आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वालिदैन को का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की, एक लड़के की, एक लड़की के करेक्टर बिल्डिंग के अंदर। ऐसा ही है। जो प्रेसिडेंट वालिदैन सेट करते हैं, जो उसूल वालिदैन सेट करते हैं, जो डिसिप्लिन वालिदैन सेट करते हैं वही जाके आपकी शख्सियत का हिस्सा बनता है। और फिर जब आप घर गृहस्थी में एंटर होते हो, जब आपकी शादी होती है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, वो डिसिप्लिन ही आपको इंसान बनाता है। वो आपको एहसास दिलाता है किस तरह मुझे जो सीखा है आपने बचपन में अपनी फैमिली को देखा है। अच्छा, साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है कि एक बच्चे की जो बचपन है ना एक इंसान का, वो किस माहौल में गुजरा है। अगर उसने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, डाइवोर्स होते हुए देखा है, खानदान में इख्तलाफात देखे हैं, शोर शराबा, गालम गलोच देखी घर के अंदर, तो जब उसकी शादी होगी ना, उसके घर में भी मैस क्रिएट होगा। अगर एक लड़की है, उस लड़की ने अपनी माँ को जो करते हुए देखा है बचपन में, कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं कि हर लड़की बड़ी होकर अपनी माँ जैसी बन जाती है और हर लड़का अपने बाप जैसा बन जाता है। अक्स होता है वो। अक्स होता है, क्योंकि उसने वही सारी आदतें ली होती। तो जब जैसे सोहेल भाई ने कहा कि रिश्ता करने जाए ना, तो बड़ा अच्छा एक निज़ाम था हमारे माशरे के अंदर कि मंगनी का मतलब, बहुत सेंसिबल उन्होंने बात की कि मंगनी के बाद एक दूसरे खानदान को, मिजाज को समझना, ताकि कंपैटिबिलिटी का अंदाज़ा हो जाए। और अगर लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है तो यू कैन अपने रास्ते आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन जब आप रिश्ता देखने जाएं तो आप लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं ना, तो उसकी माँ के किरदार को देखें। वो कैसी है, क्या शख्सियत है, क्या बिहेव करती है, कैसी पर्सनैलिटी है। लेकिन सलमान में यहाँ पर आजकल पता है क्या मसला होता है, रिश्ता देखने जाते हैं, मंगनी की बात बाद में होती है, पहले नंबर एक्सचेंज होते हैं। मंगनी से पहले ही, विद सॉरी मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि शादी से पहले ही, मतलब मंगनी से पहले, शादी तो बहुत दूर की बात है, पहला बेटा होगा, दूसरी बेटी होगी, नाम भी सोच रहे थे, ये हद तक अब चले जाते। पहले मंगनी का मकसद भी होता था, बीच में कम्युनिकेशन लड़का लड़की की नहीं होती थी, फैमिली की कम्युनिकेशन होती थी। आजकल वो दादा दादी भी बना देते, सब कुछ हो जाता है। तो मसला यहाँ पर आता है कि आप इतनी खुल देते क्यों हैं, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये आई कि आंसर करना, जैसे आपने कहा है ना कि आंसर करना जरूरी है हमारे यहाँ पे। अब मैं पूछूंगा तो ये तो मुझसे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया भाई? पैदा आपने किया है, ना कि उसने आपको पैदा किया है। तो ये माशरे में जो एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखें, जब आप वही लड़के लड़कियाँ जो जिनका आप मिजाज बता रहे हैं, जब वो कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो 10 एक्सपर्ट से पूछते हैं, तजुर्बेकार लोगों से पूछते हैं कैसा मोबाइल है। गाड़ी खरीदने जाते हैं 10 लोगों से राय लेते हैं, एक्सपर्ट, और फलां कंपनी से उसका सर्वे करा लिया। आप एक्सपर्ट राय ले रहे हैं ना, तो आप एक बेजान लोहे की बनी हुई गाड़ी या मोबाइल लेने जा रहे हो, तो आप इतने एक्सपर्ट से राय ले रहे हो। और जब शादी करने जाते हो तो जिंदगी भर का मामला तय करने जा रहे हो, दो इंसानों का इन्वॉल्वमेंट, तब किसी एक्सपर्ट से राय नहीं लेते। और एक्सपर्ट कौन है इस सूरत के अंदर? वो बंदा जो इस फील्ड का या तो एक्सपर्ट है, जैसे सोहेल साहब बैठे, कानूनी तौर पर और मॉरल तौर पर, अखलाकी तौर पर, रिश्तों के तौर पर एक्सपर्ट कौन होता है? वो जिनकी शादी हो चुकी है और जो कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजार के 25 साल गुजार चुके हैं, 30 साल 40 साल गुजार चुके हैं, आपके वालिदैन, आपके दादा दादी, आपके बुजुर्ग, जो आपको नजर आ रहा है, तो वही एक्सपर्ट है ना। तो उनसे पूछते हुए क्या प्रॉब्लम होती है? और इस तरह के फैसले पहले वक्तों में क्या होता था, हमने देखा कि दो मियाँ बीवी में इख्तलाफ हुए ना, तो बुजुर्गों को बुलाते थे, बड़ों को बैठाते थे, तो बड़े हिकमत की बातें करते थे, बड़े दूर अंदेशी से देखते थे कि भाई तुम छोटे से इशू पे लड़ रहे हो, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी वो है जो तुम्हें गुजारनी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इनको परवरिश करनी है, तो इस छोटे इशू को छोड़ो और दूर देखो, इस रिश्ते को लेके चलो। तो बड़े पैचअप करवाते थे बुजुर्ग जो होते थे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट होते थे, क्योंकि वो तजुर्बाकार होते थे, क्योंकि वो समझदार होते थे, क्योंकि वो बसीरत रखते थे। अब ये जो यंग बच्चियाँ आ गए, ना इनके पास बसीरत है, ना दूरअंदेशी है, ना वो एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं। तो अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाएँ तो एक्सपर्ट की राय ना लें, आपके पास दूरअंदेशी ना हो, आपकी मार्केट एनालिसिस ना हो, तो क्या होगा? गलत डिसीजन, खराब गाड़ी लोगे, खराब चीज़ ले लोगे। अभी भी होता है, फिर खराब रिश्ता कर लेते हैं। वो जो जिसको हम इन्फैचुएशन कहते हैं, या कह लीजिए उसको लस्ट कहते हैं, उसके ज़ेर असर आते हुए आप रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो। और अब क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी, 4-5 रिलेशनशिप के बाद मैंने इतने यंग लोग देखे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सिक हो जाते हैं, उनकी शख्सियत जो है ना वो किरची हो जाती है, वो इस काबिल नहीं रहते। आपके लिए सर एक सवाल है, बुरी बात है, समझ करना चाहिए।
आपने जो बसारत की बात की ना कि हम जो एक्सपर्ट की राय नहीं, जैसे कि हमारे सामने बैठे हैं सोहेल भाई, कानूनी बेहतर राय हमें ये दे सकते हैं, ना ही आप दे सकते हैं ना ही मैं दे सकता हूँ। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर ये है कि हमने जो अपने इर्द गिर्द माहौल है, माँ बाप को छोड़ दिया, दोस्तों से हम राय लेते हैं। अच्छा, मैं और सलमान भाई नाराज हैं, दोस्त से बात करवाएंगे। अच्छा, दोस्त भी हमें वो मशवरा दे रहे हैं जो खुद तलाक याफ्ता है, तो जो अपना घर नहीं बसा सके वो आपका घर कैसे बसाएंगे? तो ये कितने हद तक सही बात है? सोहेल भाई आपसे पूछते हैं इस बारे में। अच्छा देखें, इसमें अभी जैसे हमने बात की कि एज अ पेरेंट, आपने मुझसे मेरी वालदा की बात की, चीज़ें की, तो मैंने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा। मैं बहुत डिसोबीडियंट सन हूँ, बहुत कोई अच्छा नहीं हूँ कि मैं मीडिया पे बैठा हूँ तो ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत डिसोबीडियंट सन हूँ। माँ की बड़ी नाफरमानियाँ करता हूँ, की हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से एक ही चीज़ सीखी, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, कमिटमेंट करो तो पूरा करना। वो मेरी पर्सनैलिटी में शामिल है और मैं उसको पूरा करता हूँ। सही। आज भी जो पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि वो पेरेंटिंग कैसे करें, देखें मोबाइल को, टेक्नोलॉजीज़ को जितना भी बुरा कह लें, कुछ बीमारियां हैं। बीमारियां किसको कहते हैं? जो सही हो सकती हैं दवा से। कुछ बाय डिफॉल्ट नेचर है, बाय डिफॉल्ट नेचर चेंज नहीं हो सकती, फितरत है। अपने बच्चों की नेचर एस्टैब्लिश करें। अब आप बच्चे को नहीं रोक सकते। देखें, हमें कुछ फैक्ट्स को मानना पड़ेगा। अब ये जो मोबाइल है ना, अब ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा हूँ, मेरी औलाद आगे जाती जा रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती जा रही है। मैं कब तक इसके साथ इम्ब्रेस होता रहूंगा? हो सकता है वक्त आएगा जब मैं इस टेक्नोलॉजी से इम्ब्रेस नहीं हो सकूंगा। मैं कहाँ तक अपने बच्चों को रोक सकूंगा? तो बच्चों को सिखाना क्या है? बच्चों को सिखाना वो है जिस पे माशरे बिल्ड होते हैं, जिस पे माशरे कायम होते हैं और आगे बढ़ते हैं और तरक्की पाते हैं। वो है इंसानियत के जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, धोखा नहीं दो। अब वो टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे चला जाए, वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। ये बेसिक उसूल हैं। टेक्नोलॉजी खुद ब खुद पीछे रह जाएगी अगर हमारे यहाँ बच्चे बेसिक उसूलों के ऊपर चले जाएं। अब यही चीज़ स्कूलों को भी करनी होगी, यही चीज़ माँ बाप को भी करनी होगी। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक माँ बाप अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी बेटी हाउसवाइफ होगी, तो ट्रेन हर लाइक फॉर दैट जॉब। अब देखें, कोई भी शख्स अमीर भी हो, वो इस बात को गारंटी नहीं कर सकता कि मेरी बेटी की शादी भी एक अमीर आदमी से होगी। ऐसा ही है। तो क्या आपने अपनी बेटी को, अब हम कर क्या रहे हैं? हम अपने बच्चों को भर रहे हैं। जो हमारे बचपन की महरूमियाँ थी, वो हम अपने बच्चों की पूरी कर रहे हैं, और किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। वो मांगे जा रहे हैं, हम दे जा रहे हैं, और ये बिलीव कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं। अब तरबियत में मेन चीज़ यही है, हमें बेसिकली बेसिक लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा, माशरों को मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा अहम चीज़ जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, माशरों में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, भाई आपने सच्ची गवाही का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया ना। करप्ट आदमी ने क्या किया कि जो सच्ची गवाही देने आए उसको इतना मारो कि दूसरा ना आए। हम उस मार को खा के उसके ज़ेरे असर आ गए। हमने ये नहीं सोचा कि यार ये हमारा एक इस्लामी फरीज़ा है, मैं सच को क्यों छुपा रहा हूँ। अगर सलमान के साथ, आपके साथ कहीं पे कोई गलत हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, तो मैं अगर आज आपके लिए विटनेस नहीं बनूंगा तो कल वही मेरे साथ होगा, और सलमान और ज़ीशान भी पे मेरे लिए विटनेस नहीं बनेंगे। इन चीज़ों को देखना होगा। अभी आपने जैसे सवाल किया, ये जो विद इन दी फैमिलीज चीज़ें आती हैं, लड़के को कैसे जांचें, लड़की को कैसे जांचें, यार बेसिक उसूल है। बेसिक उसूल ये हैं जो मैंने पहले भी कहा। अगर कोई लड़का लड़की से इसलिए शादी करना चाहता है कि वो खूबसूरत है, तो ये तो फेडिंग फैक्ट है, ये एक वक्त जाके फेड हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। शादी के 3 महीनों में ही वो, देखें ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की बीवी है, शायद इस पे हमें तो फ़ख्र हो, अभिषेक को फ़ख्र नहीं होगा, उसने कर ली जो शादी आदि करनी थी। तो एक मर्द जब एक औरत को पा लेता है तो उसके बाद उसकी वो चीज़ें, वो खूबसूरती और वो चीज़ें उसके लिए वर्थ नहीं करती। हो सकता है कोई और देख के तो क्या, यार ऐश्वर्या तुम्हारी बीवी है, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन औरत है। और सकता है अभिषेक बोले यार अभी तुम सुबह लड़े झगड़े एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को पीछे करें। तालीम, तरबियत, मैंने बताया, बीमारियाँ और डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर जो खामियां हैं उसको समझें। खामी सही करने में मैं नहीं कहता नहीं हो सकती, हो सकती हैं। अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई धोखा देता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। बीमारियां, मैं लेट सोकर उठता हूँ, मैं सफाई नहीं करता, मैं वक्त पे काम नहीं करता, मैं खाना अच्छा नहीं बनाता, मैं जॉब से आने के बाद बीवी को घुमाने फिराने नहीं ले जाता, ये दुरुस्त हो सकती हैं। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा एज अ फैमिली, एज अ चीज़ें कि हर, देखें मुस्लिम माशरे की अच्छी खूबसूरती ये है कि हम सब ने शादी करनी है और एक फैमिली डेवलप करनी है। ये हमारा कानूनी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी फरीज़ा फितरी अमल है कि हमें ये करना है। तो हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेक का जा रहा है, लेकिन मैं इजाज़त है सोहेल भाई ये भी ज़रूर कहूँगा
आदत भी चेंज हो सकती है, वो किस तरीके से माहौल आपको वैसा क्रिएट करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सलमान भाई की, सलमान भाई से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो रमज़ान करीम था, ऐसे ही है, जी ठीक है। उसके बाद मैंने हिम्मत पहले की बात करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं। उसके बाद फिर मैंने इनको कहा कि सलमान भाई आपकी बॉडी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जिम जाता हूँ, करता हूँ, तो उस चीज़ से डेवलपमेंट्स आई। अच्छा, आपको माहौल वो प्रोवाइड करना है। जैसे कि हमारी कुछ गुफ्तगू मुहर्रम है, लेकिन मैं एक दबे अल्फाज में बोलूँगा कि हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स, मैंने और सलमान भाई ने कहा था कि हम उस पर बात करेंगे जो कि मुआशरा आमतौर पर नहीं करता। वो करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आपका बच्चा, आप खुद, आपका कोई घर से उस डगर पर तो नहीं चल रहा, वो वहीं पर आकर उसको क्लैरिफाई करे। तो ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत शाहनज़र। जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं आपके साथ। सलमान भाई की तरफ चलेंगे। सलमान भाई, जैसे कि अभी हम ऑफ द ईयर कुछ बात कर रहे थे, काउंसलिंग लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काउंसलिंग से चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है काउंसलिंग करना, आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, अब अगला बंदा ना सुने तो उसका क्या मिजाज होगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप किसी को बोलते हैं कि माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, और आपने एक वर्ड जो बोला था, शायद तीसरा या चौथा प्रोग्राम, दूसरा या तीसरा प्रोग्राम था, कि जो मेरी बीवी है वो कभी मैं नहीं हो सकता, जो मैं हूँ वो 100% वो नहीं हो सकती, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कॉम्प्लीमेंट करना। वो तो समझ आ रही है, लेकिन अगर नेक्स्ट पर्सन, अगर आप किसी लड़का कोई आपसे राय लेने आता है या मैं ही राय लेने आता हूँ, सलमान भाई आप मुझे बताएं कि हमें बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या करना, और मैं उसमें खुद ही आपकी बातों में से ही चीज़ें नेगेटिव की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि आप खुद बाइल्म हो जाएं, कोशिश करें, सीखें, ज़िंदगी के तजुर्बात को गौर करें, रियलाइज़ करें, उससे सीखें। जैसे हमने सीखा, तो अभी हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, मैं और सुन लो। अगर आप नहीं हैं, उस लेवल पे नहीं है, तो फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि किसी एक्सपर्ट या किसी से काउंसलिंग करवाएं। जब शादी की बात आती है ना, जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करें, शादी के मामले में लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा होती है। उनको ये खौफ बसा दिया गया है कि अगर मेरा कोई मैरिटल इशू है ना, मैं किसी बड़े से आके या किसी से डिस्कस कर लूँगा, किसी एक्सपर्ट से, तो वो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। ऐसे ही है। वो शर्मिंदगी का बायस जो आपको, जो खौफ बसा हुआ है ना, उससे ज़्यादा जो तकलीफ का बायस आपकी पूरी ज़िंदगी बनेगा, आपको वो एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी इल्म में इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो आइंदा आने वाले वक्तों के लिए आपको वो मसला प्रॉब्लम नहीं करेगा, और जब आप उसमें तजुर्बाकार हो जाएंगे, आप अपने छोटों को काउंसलिंग करेंगे। दिस इज हिकमत इस तरह चलती है मैंने माशरे के अंदर। अभी जो बात हो रही थी ना ऑफ द ऑन एयर, इसको करूंगा। एक बंदे ने जो बात की, नहीं मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आपसे सीखा कि काउंसलिंग करो। मैं पहले चीज़ों को अवॉइड कर जाता था। मैं बीइंग अ होस्ट मैं बात करूँ सहेल भाई, कि मैंने जब से सलमान भाई से बातचीत हुई तो मैं हर एक की काउंसलिंग जरूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कहता 100% काउंसलिंग करता हूँ। उस बंदे का क्या था, प्रोवाइड वो सुनना चाहता हूँ सामने, हाँ, उससे जैसे कहा कि कैंसर ऐसी बीमारी जो लग जाती है, मैं कहा भाई अछूत बीमारियां लगती, कैंसर अछूत बीमारी नहीं है। तो आज फिर उसके बाद उसी ने रिक्वेस्ट की कि सलमान भाई को बोलना मेरी ये जगह के फैट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, वो बबलू सा लगता है, हालांकि बॉडी उसकी अच्छी है, लेकिन ये चीज बहुत बड़ी लगती है उसका मुंह। तो उसने कहा कि मुझे ये बताना, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अच्छा देखें, दो किस्म के लोग होते हैं। एक आपने कहा ना, जो सुनना चाहता है काउंसलिंग उसकी कर, तो पॉइंट ये है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर जस्तजू होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो वो खुद तलाशेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे भी और पूछेंगे आपसे आके अपने बड़ों से। एक वो होते हैं जो अनापरस्त होते हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, उनका इल्म जो भी उनके पास है वो सुपरसीड करता है उनकी ग्रोथ से, यानी कि वो आगे बढ़ने से ज़्यादा उनकी अना उनको पकड़ के रखी होती है। तो वो काउंसलिंग नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करवाते, अपनी किसी से सवाल नहीं करते, किसी से हेल्प नहीं मांगते, गाइडेंस नहीं लेते, तो एज अ रिजल्ट फिर वो नुकसान भी उठाते हैं। ऐसे ही है। अब उसके लिए जो काउंसलिंग कर रहा है, अगर आपको ऐसा इंसान मिले जो सुनना चाहता है तो उसको गाइड कर दें, और ऐसा इंसान जो सुनना नहीं चाहता तो खामोश रहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अब जैसे आप मैं ऐड करूंगा, ये जो बात है ना, देखें दो चीज़ें हैं, एडवाइस और काउंसलिंग। एडवाइस ये है कि अभी आप बैठे में, मैंने कहा यार ये कलर नहीं पहना करो जीशान, दिस इज माय एडवाइस। सही है। नाउ यू आर नॉट एट अ रेसिपिएंट एंड। मैंने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी, अब आप उस पर अमल करें या ना करें आपकी मर्जी है, आपको पसंद आए नहीं आए, ठीक है ना, ये मेरी एडवाइस थी। ये जो वर्ड काउंसलिंग है, इसका मतलब ये है कि एक शख्स पहले इस बात पे रजामंद हो रहा है कि मुझे फलां मैटर पे काउंसलिंग चाहिए, और उसके बाद वो काउंसलर के पास जा रहा है। अच्छा, काउंसलर से मेरी क्या मुराद है? हमेशा बचिए नीम हकीम, नीम वकील, नीम मौलवी से। हमेशा रिसर्च कर लें कि जिससे आप काउंसलिंग लेने जा रहे हैं वो कौन है। हमें हमारे यहाँ जब लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसका इलाज कराओ तो वो इस बात पे नहीं जाता डॉक्टर के पास कि मैं पागल हूँ क्या। अच्छा, लोग ये भी मानने को तैयार नहीं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिफरेंट देन मेंटल डिसऑर्डर्स। ये चीज़ तो मैं जो बार बार लोगों को कहता हूँ, गो फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग का मकसद क्या है?
फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको हेल्थ इशू है, आपको रिलेशनशिप इशू है, एनी इशू यू हैव, आप देखिए यार मुझे पहले आइडेंटिफाई करेंगे मुझे ये इशू हो गया है। अब उस इशू के बाद इसके बेस्ट काउंसलर्स कौन हो सकते हैं? ऑलवेज गो फॉर 2 और 3 पीपल। और हमारे माशरे में तो सबसे अच्छी आसानी ये है कि हर आदमी काउंसलर बनने के लिए तैयार है। वी आर नॉट वेस्ट में तो लोग उतनी बात करते हैं जितनी काम की होती है। हमारे यहाँ अगर कोई मुझे रास्ते में मिल जाए या सलमान को मिल जाए या आपको मिल जाए कि मुझे ये इशू है, क्या मुझे इसमें गाइड हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों से। सुहेल भाई आपके लिए मैसेज है फेसबुक पर, सुहेल चन्ना साहब हैं और उन्होंने कहा कि सुहेल भाई को सबसे पहले मेरा सलाम, और उसके बाद अगर आज मैं अपनी ज़िंदगी में बस रहा हूँ तो मैं सुहेल भाई की वजह से, क्योंकि मैं ईगोइस्ट बंदा था। इन्होंने ना सिर्फ मेरी ईगो को ख़त्म किया बल्कि आज मैं एक खुशगवार ज़िंदगी के साथ 3 बच्चों का बाप भी हूँ। इसमें 2-3 मर्द हजरात हैं जो पिछले 6-8 महीने से मेरे से राब्ते में थे। तो वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं हमेशा से कहता हूँ जब मर्द कोई प्रॉब्लम लेके आता है। अच्छा, ईगोइस्ट होते हुए मतलब एक चीज़ मैं पूछूंगा सलमान भाई आपसे भी, मेरा एक सवाल है क्योंकि आप दोनों मैरिड पर्सन है। ईगोइस्ट होना इज समथिंग डिफरेंट, बदतमीज होना एक डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है और बीवी बात ये कर रही है, जैसे मैं और सलमान भाई, हम मैंने कहा विक्टिम बनाते हैं, सलमान भी बात कर रहे हैं और मैं उठकर बदतमीजी से बात करूं, तो क्या अलाउड होता है बदतमीजी करना जब एक वकील के सामने आप बैठे हैं? यानी बीवी के साथ बदतमीजी करना, गंदी बात बोलना उसको, या गलत कलामात अदा करना? जो आपने बदतमीजी की बात की, दिस इज बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। इसमें इकोइस्टिक वो बंदा है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये लाजमी नहीं है। इकोइस्टिक प्रॉब्लम इज वेरी मच डिफरेंट। इकोइस्टिक इज अ बीमारी, is a disease. Egoistic is like I am important. अच्छा, I have not been treated well. I have not been listened. मैं ससुराल गया तो ससुराल वालों ने मुझे पानी दिया तो वो गिलास छोटा था। हम बिल्कुल ऐसा है। मैं ससुराल गया तो किसी ने मुझे पूछा नहीं। मैं ससुराल गया तो मुझे जो है वो रात का बचा हुआ खाना लगा दिया सामने। तो दैट इज इकोइस्टिक कि मेरे अंदर एक प्राउड है और मैं समझता हूं कि आई एम बीइंग मिसट्रीटेड बाय पीपल। ये सुपीरियर समझता हूं अपने आप को सबसे, और यू टेक योरसेल्फ सुपीरियर। सुपीरियर भी एक प्राउड ही में आ जाएगा, पर इकोइस्टिक कॉम्प्लेक्स होके साथ ईगो से ही रिलेटेड होता है। वक़ौल फैज़ अहमद फैज़ के कुर्ब के ना वफा के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। तो शादी, मैं एक जुमला कहना चाहूंगा सुहेल साहब, शादी और अना नहीं चलती साथ साथ। ऐसा ही है। नहीं सलमान, अना किसी के साथ नहीं चलती। नहीं, लेकिन अगर वो शादी में तो बिल्कुल वो कहते हैं डेडली है शादी। नहीं, लेकिन एक बात फिर सलमान भाई की तरफ, अगर कोई बदतमीजी की काउंसलिंग ये भी करते हैं तो बदतमीजी अगर बीइंग, मैं इस वक्त आपसे एज आप क्या कहते हैं ना कि एडवोकेट, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक वकील के पास एक बंदा है, कोई एडवोकेट का, आपके डेस्क पर बैठकर बदतमीजी अलाउड है या नहीं है? नहीं, बदतमीजी किसी को भी अलाउ नहीं है, बदतमीजी जज को भी अलाउ नहीं है। नहीं, आपके साथ नहीं, आपस में किसी के भी साथ। मैं जज तो एक ऐसी कैफियत है कि कोर्ट रूम उसका होता है और उसके कहे हुए वर्ड्स ऑर्डर बन जाया करते हैं, तो बदतमीजी तो जज को भी अलाउ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपनी कोर्ट में बैठ के किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ठीक। इज्जत सबकी बराबर है, खासकर इस्लाम में। इस्लाम ने हर एक को इज्जतदार बनाया है। इस्लाम ये कहता है कि जो मजदूरी कर रहा है और अगर हम यहाँ कोट वोट पहन के बैठे हुए हैं तो उसकी और मेरी इज्जत एक ही जैसी है, सब काबिल एहतराम है, सब काबिल एहतराम है। तो किसी की बेइज्जती करने का हक तो किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, ये कानून से ज्यादा जो ना, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये मॉरल एरिया है। ठीक है। आप किसी इशू को लेके आए, डाइवोर्स इशू को लेके आए और अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो तो एक्सपोज कर रहा है आपको, और दूसरा मिसबिहेव करना ही नहीं चाहिए, सामने क्या पीछे क्या। और मेजॉरिटी शादियों के अंदर जो ना ईगोइस्टिक जो मर्द होते हैं ना, वो एक जो हमारा माइंडसेट, एक कलेक्टिव मेंटालिटी बनी ना कि ये मेल ड्रिवन सोसाइटी है। मर्द जो है मर्द सुपरसीड करता है अपने किरदार से, मर्द सुपरसीड करता है औरत पे अपने अखलाक से, मर्द सुपरसीड करता है अपने उसकी टेक केयर करने से, मर्द सुपरसीड करता है अपनी हिकमत से, अपने डिसीजन मेकिंग से, अपनी मेहनत से। तो घर गृहस्थी, घर के लिए ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड, इन चीजों से मर्द को सुपरसीड करना चाहिए। इन चीजों से नहीं कि तुम मेरे पाँव की जूती हो, इन चीजों से नहीं कि मैं तुम्हें तजलील करूंगा। सलमान भाई आपके लिए और सुहेल भाई आपके लिए मैसेज है नुमान भाई का, कि नुमान भाई कहते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को हजरात को अस्सलाम वालेकुम। और भाई मैं भी मुस्लिम हूँ और मैंने ये वाली बात क्या बताई यार, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, मुझे जरिए गुजर के आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जी 2 हफ्ते मैं नहीं था यहाँ पर मौजूद, और सेकंड थिंग कि कॉल्स का सिलसिला इस वजह से नहीं है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन सम टाइम ऐसे अनासर होते हैं जो कि झगड़ा डालते हैं, तो हम सेंसिटिव टाइम चल रहा है, हम कॉल्स को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, ये वजह है। दूसरी बात यह है कि सुहेल भाई के लिए मैं ये कहूँगा
कि इन्होंने मेरा विजन बिल्कुल चेंज कर दिया। जो कि हम समझते थे कि वकला सिर्फ अपनी मानते हैं, किसी की नहीं सुनते। सोहेल भाई से मिलने के बाद ये फील हुआ, टीवी पर देखने के बाद, कि नहीं, ये हमारी रहनुमाई के लिए है। सलमान भाई, आपके लिए कहा गया कि मैं एक वो शख्स था जो कि समझता था कि औरत पाँव की जूती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ने मुझे इतना चेंज किया कि आज मैं, अगर बीवी खाना बना रही है तो मैं बर्तन धो देता हूँ, अगर वो खाना लगा रही है तो मैं बर्तन उठा देता हूँ। और आज से ज़्यादातर मैं बीवी को बाहर नहीं लेके जाता था क्योंकि मेरी इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अब हर तनख्वाह पर मैं अपनी बीवी को गोलगप्पे खिलाने ज़रूर लेकर जाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जो लोग ये जुमला सुन के हंस रहे होंगे उनके लिए एक जुमला बोल दूं, ये सुन्नत है। क्या चीज़? ये गोलगप्पे खिलाना? नहीं, बर्तन धोना, हाँ, खाने हाँ, साथ बिल्कुल लगाना, अच्छी चीज़ है। इसे सुन्नत। लेकिन एक बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सलाम है आप दोनों को, कि अगर किसी की जिंदगी चेंज हो रही है ना, अरे एक इंसान की मकसद जिंदगी बेहतर हो पूरी- गई तो हम, आई थिंक मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि सलमान भाई एक बात बोलते हैं, पहले मैं सलमान भाई किसी फड्डे में पड़ता नहीं था ऑनेस्टली। जब से आपसे मुलाकात हुई है, सोहेल भाई से मुलाकात हुई है, इस वजह से नहीं कि मेरे पीछे दो लोग खड़े हैं, इस वजह से कि आपसे सीखा कि हर बुरी बात में जाकर एड्रेस करो, अच्छी बात में तो कहते हैं ना, खुशबू की दुकान से निकलोगे खुशबू तो आएगी, कोयले की दुकान से निकलो तो फिर पता चलेगा साफ सुथरा। वैसे एक इस सारी बातों में एक हिडन अप्रेजल है आपका। मतलब जो मॉर्निंग शोज हैं इन पे बड़ी तनकीद होती है कि इसमें म्यूजिक हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वीमेन आर नॉट लर्निंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। अगर हमारी बातों से ये वो टाइम जो ख़वातीन हमें देखती हैं या जो भी हमारे सामीन हैं, उनकी अगर उसमें बेहतरी आ रही है उनकी लाइफ में, उनकी चीज़ों में, तो ये क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम, नहीं, आप दोनों को ये चीज़ है कि एक मर्द ने अगर मुझे मैसेज किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मर्द जैसे कि माशरे में बेहतरी आ रही है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि सलमान भाई आपको देखकर, वो अगर उनके अंदर एक चीज थी कि वकला जो है वो अपनी सुनते, तो ऐसा नहीं है, मेरी भी बहुत सारी चीजें सलमान भाई को देखे वाकई में अगर वो बर्तन धोने लग गया, मेरी ये खुशी नहीं कि वो बर्तन धो रहा है, वो अपनी बीवी का हाथ बटा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी अपनी शख्सियत में बहुत बड़ा इंप्रेशन चेंज हुआ है सोहेल साहब से इंटरेक्ट करके, कि वकीलों के बारे में बहुत बड़ा इंप्रेशन चेंज किया आप, और आप जैसे लोगों को आना चाहिए। क्या करते हैं, देखिए नहीं, मैं सही बात बताऊं, मेरे साथ एक चीज मैं ऑन एयर बोलूंगा कि विद सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, मेरे साथ एक बहुत बुरा वाकया हुआ था दोस्त के टाइम पर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उससे मुझे भी नेगेटिव वाइब्स आती थी कि यार नहीं, ये क्योंकि इनके पास काली वर्दी है या काला कोट है या जो भी है, तो दे डू व्हाटएवर दे वांट टू। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे ये भी पता चला कि जहां वकील गलत है वहां उनकी भी कंप्लेन होती है। ये चीज मुझे नहीं पता थी, ठीक है। आपको सुना जाता है, पहले हमें यही था कि आपका, अभी आपने क्या कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, यू आर एडवोकेट, आपने बैठकर ये बात बोली ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अहल नहीं है कि किसी की बेइज्जती करें। जी हाँ, तो ये चीज मुझे तो नहीं पता थी ना, मेरी आवाम को तो नहीं पता थी, तो आप बता रहे हैं। नहीं, देखिए असल में वकला का जो इशू है ना, वो ये है कि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग हैं। शायद हमारे यहाँ तादाद ज़्यादा हो, तो मैं ये तो डिनाई नहीं करूँगा कि वकील सारे अच्छे हैं। हमारे यहाँ बहुत यंग बंदा आता है वकील बन के। अच्छा, जब वो आता है वकील बन के तो उसको सबसे पहले ये पता लगता है कि पुलिस उसको तंग नहीं कर सकती और भी उसको बड़े सोशल बेनिफिट्स हासिल होते हैं। मिल जाते हैं। तो अब वो अगर उसकी ब्रॉटअप अच्छा नहीं होता तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। देखिए, मैं आपसे बदतमीजी करूँ, चीज़ें करूँ, तो मैं एज अ वकील शायद कर लूँ और आप में से कोई बर्दाश्त भी कर ले, मगर क्या मैं एक मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ? क्या मेरे कोई बिलीव्स नहीं है? भाई मुझे तो और मोहताज रहने की ज़रूरत है कि मेरे किसी एक्ट से किसी को नुकसान पहुंचे और वो बददुआ दे मुझे, तो बददुआ सबकी असर करती है भाई, वो चाहे आप वकील हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, चाहे जज हैं, जो भी हैं। अगर बददुआ देने वाले की बददुआ पहुंच गई ऊपर, तो आपका फिर भाई यहाँ पे सेशन ओवर होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब ने, जो कि हमें कलाम सुनाएंगे, उसी से वाइंड अप होगा। जाते जाते सिर्फ एक बात कि जैसे सोहेल भाई आपने कहा, छोटा सा वाकया मैं बयान करूँगा कि जो कहते हैं ना कि आह जो है वो अर्श से उठती है और फर्श पर जाती है। तो एक वाकया मैंने पढ़ा था, सच्चा वाकया, कि एक औरत के साथ एक बड़े ने ज्यादती की थी, उसके मियाँ को मार दिया और उसके घर बार सब छीन लिया। तो उस औरत ने लिखा कि मैंने बदुआ दी थी नंगे सर कि अल्लाह ताला तेरे हाथ में भी कोट डाले और तेरे पाँव में भी कोट डाले। कहती मैं लेकर बच्चे चली गई, बच्चे जवान होए करके, और कहती हैं कि मैं पोस्ट नहीं बता सकती, लेकिन मेरे घर के बाहर हर टाइम 3 पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती, मेरा बेटा इस पोस्ट पर था। कहते हम अमेरिका जा रहे थे, तो मेरे बेटे ने कहा कि अमीर ट्रैवलिंग लंबी है, तो हम एक लाल अस्पताल है यहाँ पर, आपको पता होगा पीछे की तरफ ही, तो उस पर मुझे कहते हैं कि लेकर आया। मैं इस्लामाबाद से कराची और कराची से रवानगी थी। तो कहते हैं मुझे एक मानूस सी आवाज़ आई, तो मैं डॉक्टर की तरफ गई, वापस आई, फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे आवाज़ सुननी है, ये कौन है, मैं जानती हूँ इस आवाज़ को।
कहती जब मैं गई और मैं सजदे में गिर गई कि वही शख्स जिसने मेरे मियाँ को मारा था उसके हाथ और पाँव में कोड़ हो गया था और वो हाथ जोड़ कर कहता मेरे हाथ भी काट दो, मेरे पाँव भी काट दो। तो ये चीज़ के वाकई में बद्दुआ से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ ऐसे दोस्तों का साथ हो जैसे कि सलमान भाई और हमारे सुहेल भाई हैं कि हमारी ना सिर्फ रहनुमाई करें बल्कि हमें बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि जो यहाँ पर मौजूद होते हैं तो हम आपके सामने प्रोग्राम पेश कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी 7 मुहर्रमुल हराम। और बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कलाम सुनाएं। आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया। ए ज़िरो अज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाने ज़मन सद्दे बाबे मोहन। नूरे हक मिन वोअन मायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। आप फ़ख्रे अजम, आप शाने अरब, आप फज़ले अतम, आप रहमत लक़ब, सरवरे ज़ी हशम, शाहिबाला नसब, मुर्तज़ा मुजतबा खातमुल अंबिया। आपके सर पे लौलाक का ताज है, आप ही को फ़क़त ऊपर में राज है। आपके हाथ इस्लाम की लाज है, या नबी मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया। ए फसीउल बयां, ए बलीगुल लिसान, ए वहीदुज़्ज़मान मावराए गुमा। आपका नूर है अज़करा ताकरा, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया। आप हैं हक निगर, आप हैं हक रसा, सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेर पा। आप हैं मज़हरे ज़ात रब्बुल ओला, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया। रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया।